India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स और लो कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। ट्रिब्यूनल सुधार एक्ट और नियुक्ति में देरी पर केंद्र को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। कहा सरकार नहीं करती अदालत के फैसले का सम्मान। आदेश के विपरीत कानून पास किया गया, केंद्र सरकार को नोटिस जारी। 12 सितंबर को ही होगी नीट परीक्षा। नीट स्थगित करने की याचिका रद्द। नीट में आरक्षण को चुनौती वाली अर्जी पर केंद्र को नोटिस। वर्चुअल कोर्ट की सुनवाई को मौलिक अधिकार घोषित करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बीसीआई, एससीबीए और 4 उच्च न्यायालयों को किया नोटिस जारी। दिल्ली दंगा मामले में उमर खालिद ने दिल्ली पुलिस की आपत्ति के बाद नई जमानत याचिका दायर की। कोर्ट बुधवार को नई याचिका पर सुनवाई करेगा। India Legal presents Courts Roundup. ट्रिब्यूनल सुधार एक्ट और नियुक्तियों में देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि अदालत के फैसले का सम्मान नहीं हो रहा है। कोर्ट ने सरकार को जरूरी नियुक्तियां करने के लिए 1 हफ्ते का समय देते हुए नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल में रिक्तियों को भरने में केंद्र सरकार की निष्क्रियता पर कड़ी आपत्ति जताई और अपने फैसलों के उल्लंघन में ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 को लागू करने के लिए भी फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस सांसद जयराम रमेश द्वारा हाल ही में पारित ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका पर नोटिस जारी किया। ट्रिब्यूनल सुधार एक्ट और नियुक्तियों में हो रही देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जमकर फटकार लगाई। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने कहा है कि हमें लगता है कि केंद्र को शीर्ष अदालत के फैसलों का कोई सम्मान नहीं। अगर वे सम्मान करते तो इसे लागू करने के बजाय टालते नहीं। सीजेआई ने सख्त टिप्पणी करते हुए केंद्र को ट्रिब्यूनल में नियुक्ति के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया है। साथ ही कहा है कि आशा करता हूं कि सरकार नियुक्तियों का आदेश जारी करेगी। सीजेआई ने कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के पास अदालत की अवमानना की कार्रवाई शुरू करने या न्यायाधिकरणों को बंद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं छोड़ रही है। केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि न्यायाधिकरणों को बंद करने का कोई इरादा नहीं। कोर्ट ने कहा कि वो सरकार के साथ टकराव नहीं चाहता और जिस तरह से सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 9 न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम द्वारा की गई सिफारिशों को मंजूरी दी, उससे खुश हैं। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने अधिनियम के प्रावधानों का उल्लेख किया तो ट्रिब्यूनल सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु योग्यता 50 साल और उनके कार्यकाल को 4 साल तक सीमित करते हैं। मद्रास बार एसोसिएशन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस 2021 में न्यूनतम आयु योग्यता 50 से कम कर दी थी और निर्देश दिया था कि नियुक्तियों के लिए 10 साल के अनुभव वाले अधिवक्ताओं पर विचार किया जाना चाहिए। साथ ही निर्देश दिया कि सदस्यों का कार्यकाल 5 साल निर्धारित किया जाए। हाल के मॉनसून सत्र में संसद द्वारा पारित ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 ने न्यूनतम आयु योग्यता 50 साल रखा, जिस पर न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने टिप्पणी की कि ये प्रावधान सीधे फैसले के विपरीत है। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं नीट की परीक्षा की तारीख को बदलने की मांग कर रहे छात्रों को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों की इस याचिका को खारिज कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा या नीट यूजी को टालने से इनकार करते हुए कहा कि वे प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता और इसकी तारीख में बदलाव करना अनुचित होगा।
नीट यूजी 12 सितंबर को होनी है। पीठ ने कहा कि यदि छात्र कई परीक्षाओं में बैठना चाहते हैं तो उन्हें प्राथमिकता तय करनी होगी और अपना विकल्प चुनना होगा, क्योंकि ऐसी स्थिति तो कभी नहीं हो सकती जिसमें परीक्षा की तारीख से हर कोई संतुष्ट हो। कोर्ट की तरफ से जस्टिस खानविलकर ने छात्रों को टेस्टिंग एजेंसी या फिर सक्षम प्राधिकारी के सामने अपनी बात रखने को कहा है। मेडिकल प्रवेश परीक्षा 2021 को स्थगित करने की मांग को लेकर दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश या स्नातक कोर्सों के लिए होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट 12 सितंबर 2021 को होगी। शीर्ष अदालत इस आधार पर नीट के पुनर्निर्धारण के लिए याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी कि ये सीबीएसई बोर्ड सुधार परीक्षा, कंपार्टमेंट परीक्षा, अन्य प्रवेश परीक्षाओं के बीच आयोजित किया जाना है। सीबीएसई बोर्ड की कंपार्टमेंट, प्राइवेट, पत्राचार परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों के एक समूह की ओर से नीट परीक्षा को स्थगित करने की मांग की गई थी। सीबीएसई कक्षा 12 के छात्रों की 6 सितंबर को होगी जीव विज्ञान की परीक्षा, 9 सितंबर को भौतिक की परीक्षा। ये परीक्षा नीट परीक्षा के बीच सप्ताह में होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने अभ्यर्थियों को कहा है कि वे इस संबंध में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी या एनटीए से ऑप्ट आउट विकल्प देने के संबंध में गुजारिश कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को निर्देश दिए कि वे छात्रों की चिंता का उचित समाधान करें। न्यायाधीश एएम खानविलकर, हृकेश रॉय और सीटी रविकुमार की पीठ ने कहा कि नीट स्थगित करने के किसी भी फैसले से 16 लाख छात्र प्रभावित होंगे, जिन्होंने इस परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। इसके अलावा परीक्षा स्थगित करने से दूसरी परीक्षाओं के साथ टकराव भी हो सकता है। पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि वे परीक्षा कार्यक्रम में दखल देकर उम्मीदवारों के मन में अनिश्चितता पैदा नहीं करना चाहते। अदालत ने कहा कि सीबीएसई की परीक्षाओं में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को किसी ऐसे विकल्प का चयन करने की जरूरत है जिससे कि वे परीक्षा में भाग ले सकें। छात्रों ने दावा किया कि सीबीएसई का फिजिक्स पेपर ओडिशा जेईई के साथ 9 सितंबर को है, वहीं नीट 12 सितंबर को। छात्रों ने कहा कि इससे पहले एनटीए ने ऐसी स्थिति में जेईई सत्र 4 की परीक्षा को भी स्थगित कर दिया था। ऐसे में नीट के बारे में भी एनटीए को ऐसे निर्देश जारी किए जा सकते हैं। अदालत ने कहा कि इस परीक्षा के लिए करीब 16 छात्रों ने दिन रात तैयारी की है। ऐसे में परीक्षा में जरा भी बदलाव करने से उन छात्रों के सामने परेशानियां पैदा हो सकती है। याचिका में 12 सितंबर रविवार को नीट शेड्यूल करने वाले 13 जुलाई के सार्वजनिक नोटिस को स्पष्ट रूप से मनमाना बताते हुए और संविधान के अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के रूप में रद्द करने की मांग की गई है। इसीलिए याचिकाकर्ता ने कोर्ट से कहा है कि वे चल रही बोर्ड अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के तुरंत बाद मेडिकल प्रवेश परीक्षा को एक उपयुक्त तिथि पर स्थानांतरित करने का निर्देश जारी करें। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल कोर्स के लिए नीट दाखिले की अखिल भारतीय कोटा श्रेणी में 27% ओबीसी और 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका में नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की पीठ ने एक याचिका पर नोटिस जारी किया। याचिका में उक्त आरक्षण नीति के कार्यान्वयन के लिए चिकित्सा परामर्श समिति द्वारा जारी 29 जुलाई 2021 की अधिसूचना को भी रद्द करने की मांग करने का निर्देश दिए जाने की मांग की गई है। याचिका में 29 जुलाई की अधिसूचना के प्रभाव और संचालन पर रोक लगाने और वर्तमान आरक्षण नीति के साथ ही संबंधित तौर तरीकों की जांच करने के लिए विशेषज्ञों की गठित समिति को निर्देश जारी करने की भी मांग की गई। वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार ने भी प्रस्तुत किया है कि ये मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ है और ये एक सवाल उठता है कि क्या ईडब्ल्यूएस श्रेणी पर विचार करने के लिए 8 लाख मानदंड होने चाहिए। इसके साथ ही ये पता होना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल या वेरिएंटल रिजर्वेशन होना चाहिए या नहीं। रिट में तर्क दिया गया कि 15% यूजी और 50% पीजी अखिल भारतीय कोटा सीटों के लिए समग्र आरक्षण भारत के संविधान के तहत गारंटीकृत डॉक्टर्स के मौलिक अधिकारों से अवैध रूप से वंचित होगा। याचिका में कहा गया है कि 50%
कि सीमा विपरीत भेदभाव को रोकने के लिए समानता के सिद्धांत पर आधारित है, जो कि संविधान में समानता के लिए किसी भी अन्य सिद्धांत के समान ही है। याचिका में यह भी कहा गया है कि जनहित बनाम भारत संघ मामले में किए गए संदर्भ के बाद ईडब्ल्यूएस कोटे से संबंधित मामला सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष लंबित है और अभी तक इस पर विचार नहीं किया गया है। याचिका में कहा गया है कि इसलिए जब तक इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला नहीं लिया जाता, तब तक नीति इंदिरा साहनी और मार्था आरक्षण मामले में 50% की सीमा के खिलाफ अल्ट्रा वायरस है अपेक्षित निर्णय असंवैधानिक है। बताया भी जाए क्योंकि ये आरक्षण पर लगाई गई 50% की सीमा का उल्लंघन करता है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित किया गया है। किसान आंदोलन की वजह से बंद पड़े सिंघू बॉर्डर को खोलने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट जाने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 स्थानीय लोगों की याचिका में कहा गया था कि सड़क कई महीनों से बंद है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा सरकार से सड़क खोलने का निर्देश दे या फिर दूसरी सड़क बनाने का आदेश जारी करें ताकि लोगों का आना जाना आसानी से होता रहे। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, विक्रम नाथ और हीमा कोहली की बेंच ने कहा कि मामला वह है कि जिसे संबंधित उच्च न्यायालय द्वारा सुना जाना है, न कि सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि उच्च न्यायालय स्थानीय परिस्थितियों के बारे में अधिक जागरूक होंगे और इसीलिए भी मामला बनता है और मामला करता है। मौलिक अधिकारों का घोर उल्लंघन शामिल नहीं है। शीर्ष अदालत ने कहा कि हम आपको वापस लेने और उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की अनुमति दे सकते हैं। आप सोनीपत के निवासी होने के कारण उच्च न्यायालय का रुख क्यों नहीं करते हैं? ये याचिकाएं प्रचार के लिए यहाँ क्यों दायर की गई है? उच्च न्यायालयों के ठीक होने पर हमें हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्थानीय परिस्थितियों से वाकिफ हैं और क्या हो रहा है, हमें उच्च न्यायालयों पर भरोसा करना चाहिए। याचिकाकर्ताओं ने विशेष रूप से आवश्यक जरूरतों के लिए दिल्ली से आने जाने वाले व्यक्तियों को होने वाली कठिनाइयों का हवाला देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था और याचिकाकर्ता ने तब उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता मांगी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश में इस संबंध में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि हमें हाईकोर्ट को सुनवाई का निर्देश क्यों देना चाहिए, ये एक मानवीय मुद्दा है। हाईकोर्ट इससे बेहतर तरीके से निपटेगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार 4 उच्च न्यायालयों, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बीसीआई और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन SCBA को अगस्त से पूर्ण फिजिकली काम पर वापस लौटने के उत्तराखंड उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है। जिन 4 उच्च न्यायालयों से जवाब मांगा गया है वे है उत्तराखंड, बॉम्बे, मध्य प्रदेश और केरल। जस्टिस एल नागेश्वर राव, BR गवाई और BV नागरत्ना की बेंच एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें विशेष रूप से उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा जारी 16 अगस्त की अधिसूचना को चुनौती दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि वह 24 अगस्त 2021 से केवल भौतिक मोड के माध्यम से सामान्य न्यायिक कार्य फिर से शुरू करेंगे और नहीं आभासी सुनवाई के अनुरोध पर विचार किया जाएगा। जब मामला सोमवार को सुनवाई के लिए आया तो अदालत ने देखा कि कैसे BCI के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने कहा कि आभासी सुनवाई का कारण युवा वकीलों को भुगतना पड़ रहा था। दिल्ली हिंसा मामले में कड़कड़डुमा कोर्ट में आरोपी उमर खालिद के जमानत का मामले में सुनवाई हुई है। जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने आपत्ति जताई है। दिल्ली पुलिस की आपत्ति पर आरोपी उमर खालिद के वकील ने कहा कि हम नई जमानत याचिका दाखिल कर देते हैं। कोर्ट ने कहा कि इस मामले को किसी तरीके का मतभेद या बहस नहीं चाहते हैं, लिहाजा सभी अपना जवाब दाखिल करें। इसके बाद उमर खालिद ने अपनी जमानत याचिका वापस ले ली और एक नई अर्जी दायर की है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने अर्जी की विचारणीयता पर आपत्ति जताई थी। खालिद की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिदीप
बेस ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत को बताया कि पुलिस की आपत्ति के बाद दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 439 के तहत जमानत के अनुरोध वाली अर्जी को धारा 437 के तहत अर्जी से बदल दिया गया। पुलिस का प्रतिनिधित्व कर रहे विशेष लोक अभियोजक अमित प्रसाद ने उस नई याचिका पर आपत्ति जताई जिसमें अभियोजन पर कथित तौर पर लंबी रणनीति अपनाने का आरोप लगाया गया था और इसे उचित नहीं कहा गया। प्रसाद की दलील थी कि ये अदालत यूएपीए कानून के तहत नामित विशेष अदालत में सुनवाई वाली अर्जी पर विचार कर रही है और इसीलिए विदंड प्रक्रिया के कठोर धारा 437 के अंतर्गत उन सभी अधिकारों का प्रयोग करती है जो कि मजिस्ट्रेट की अदालत को प्राप्त है। खालिद सहित कई अन्य लोगों पर इस मामले में आतंकवाद रोधी कानून के तहत मामला दर्ज किया गया। उन पर फरवरी 2020 की हिंसा का मुख्य षड्यंत्रकर्ता होने का भी आरोप है जिसमें 53 लोग मारे गए थे और 700 से ज्यादा घायल हुए थे। खालिद ने मामले में जमानत मांगी है। वहीं मद्रास हाईकोर्ट ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया जिसमें तमिलनाडु सरकार को अन्नई तमिल अर्चनाई योजना को वापस लेने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी जो मंदिरों के अंदर भक्तों को पुजारियों द्वारा संस्कृत की जगह द्वारा तमिल के मंत्रों के जाप का विकल्प चुनने की अनुमति देती है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि अधिकांश मंदिरों की स्थापना अगम सिद्धांतों के अनुसार की गई है और संस्कृत भाषा में मंत्रों का जाप करना सदियों पुरानी परंपरा रही है। इस प्रकार यदि संस्कृत में जाप नहीं किया जाता तो मंत्रों की पवित्रता नष्ट हो जाएगी। मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी की पीठ ने कहा है कि विचाराधीन मुद्दे को 2008 के उच्च न्यायालय के खंडपीठ द्वारा पहले ही सुलझा लिया गया था। बेंच ने 2008 के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि अदालत ने माना था कि मंदिरों में तमिल में मंत्रों के जाप को प्रतिबंधित करने के लिए अगमों या अन्य धार्मिक लिपियों में कुछ भी नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि भक्तों के पास उनकी इच्छा पर उनके अर्चना करने के लिए या तो तमिल या संस्कृत के अंदर मंत्रों का जाप करने का विकल्प निहित है। बेंच ने आगे कहा कि संस्कृत में ऐसे मंत्रों का जाप करने के मंदिरों के अभ्यास के अलावा भक्त के कहने पर तमिल में मंत्रों का जाप किया जा सकता है। आदर्श कुमार जी इस वक्त हमारे साथ अधिवक्ता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आदर्श जी, मंदिरों में तमिल में मंत्रों के जाप पर कोर्ट के फैसले के पीछे का क्या कुछ तर्क रहा, हमें विस्तार से बताएं। ये बताना चाहेंगे, इस मामले में मद्रास हाईकोर्ट ने 2008 के फैसले का हवाला देते हुए कहा है कि अदालत ने कि मंदिरों में तमिल में मंत्रों को जाप और को प्रबंधित करने के लिए अगमों या अन्य धार्मिक लिपियों में कुछ भी नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि भक्तों के पास उनकी इच्छा पर उनके अर्चना करने लिए या तो तमिल या संस्कृत में मंत्रों का जाप करने का विकल्प निहित है। वहीं इसी मामले में आगे कहा कि संस्कृत में ऐसे मंत्रों का जाप करने के मंदिरों में अभ्यास के अलावा भक्त के कहने पर तमिल मंत्रों का जाप किया जा सकता है या नहीं। इस बड़े मुद्दे को वीएस शिवकुमार के वाद के फैसले में निपटाया गया है। याचिकाकर्ता कुछ भी नहीं बताता है कि इस अदालत को वीएस शिवकुमार में व्यक्ति विचार से भिन्न विचार रखने की अनुमति दे। यदि याचिकाकर्ता को मूल्यांकन की आवश्यकता होती है तो यह पूरी तरह से अलग स्तर पर होना चाहिए। वहीं आगे इस मामले में कोर्ट ने यह भी कहा कि न्यायिक अनुशासन आदेश देता है कि जब किसी मुद्दे पर निर्णय लिया गया है, जब तक कि परिस्थितियों में बदलाव नहीं हुआ है या इस मुद्दे पर निर्णय को लागू को कानून को ध्यान में नहीं रखते कि फैसले के कारण संदिग्ध बना दिया गया है या किसी विशिष्ट मंच के किसी फैसले ने हस्तक्षेप नहीं किया है, तब तक मामला व दोबारा गौर नहीं किया जा सकता है। परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं हुआ है और वर्ष 2008 में समाप्त हुए मामले पर पुनर्विचार के लिए कोई मामला नहीं बनता है। जी, बहुत शुक्रिया आपका आदर्श जी इस पूरी विषय पर तफसील से हमें बताने के लिए। मद्रास उच्च न्यायालय ने प्रधान मुख्य वन संरक्षक को राज्य में सभी बंदी हाथियों की एक सूची तैयार करने के लिए निर्देश दिए हैं। अदालत ने सभी हाथियों की एक वीडियो रिकॉर्डिंग बनाने का भी निर्देश दिया है जिसमें प्रत्येक हाथी की पूरी प्रोफाइल हो, जिसमें उसकी उम्र, लिंग और वंश भी शामिल हो और उसमें हाथियों को पालतू बनाने का तरीका भी शामिल था। दरअसल याचिका में राज्य भर में मंदिरों में रखे गए बंदी हाथियों के कथित मानवीय उपचार का मुद्दा उठाया गया था। कोर्ट ने कहा कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक राज्य में सभी बंदी हाथियों की एक सूची तैयार करेंगे
ऐसे सभी हाथियों की वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ ही उम्र, लिंग, वंश यदि संभव हो तो ये सभी चीजें इकट्ठी की जाएगी। साथ ही प्रत्येक हाथी की पूरी प्रोफाइल दी जानी चाहिए। हाथी को कैसे पकड़ा गया या पालतू बनाया गया ये बताने का हर प्रयास किया जाना चाहिए। कोर्ट ने संबंधित वन अधिकारियों को हाथियों को पकड़ने के मौजूदा तरीके का पता लगाने का निर्देश दिया और एक पशु संरक्षण संगठन एल्सा फाउंडेशन ने अदालत को एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया है जिसमें दावा किया गया था कि राज्य में सभी बंदी हाथियों को अवैध रूप से खरीदा गया था और देश भर में वन अधिकारियों द्वारा अधिकार का व्यापक दुरुपयोग हो रहा है जो हाथियों के वर्चुअल व्यापार में संलग्न होते हैं। याचिका में बताया गया है कि श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर के 2 हाथियों समेत मंदिर के हाथी नियमित महावतों के बिना है और गंभीर संकट में है। ये भी बताया गया कि वन अधिकारियों द्वारा बंदी बनाए गए हाथियों को लोगों की नजरों से दूर रखा गया और वन शिविरों में उनके साथ गंभीर दुर्व्यवहार किया जाता है। बेंच ने प्रधान मुख्य वन संरक्षक को बंदी बनाए गए मंदिरों के हाथियों की चिकित्सा स्थिति का भी पता लगाने का निर्देश दिया। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.